अब पढ़े नहीं सुने अवधनामा वॉइस एडिशन डोंट रीड जस्ट लिसन। मोहतरम नाज़रीन और सामीन आदाब। 27 शव्वाल मुकर्रम मुताबिक 21 जून 2020 के अवधनामा के वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की शह सुर्खी पर, जो इस तरह है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले 4 लाख के पार। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस वबा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मुल्क में कोरोना मामलों का आदाद शुमार 4 लाख से तजावुज कर गया। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 19,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद बढ़कर 4,412 हो गई है। वहीं मुल्क में इस जानलेवा वायरस की वजह से अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना मरीजों के मामले में दुनिया में भारत चौथे मुकाम पर है और सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रूस से ही पीछे है। सफे के बाई जानिब वजीर आजम की तरफ से मुहाजिर मजदूरों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने की खबर सुर्खी में है, जिसमें बताया गया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज मुहाजिर मजदूरों को उनके अपने इलाकों में जरिए माश फराहम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण योजना का आगाज किया। मिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के जिला खगड़िया से इस स्कीम का आगाज किया है। इस स्कीम में 6 रियासतों के 116 अजला को शामिल किया गया है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा शामिल हैं। स्कीम के मुताबिक हर जिले में कम से कम 25,000 मजदूर इस मुहिम में शामिल होंगे। कोरोना वायरस की दवा 103 रुपए में। इस सुर्खी के तहत खबर है कि ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल ने कोरोना से मामूली और मुतवस्सित तौर पर मुबतला मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेबी फ्लू ब्रांड नाम से पेश की है। मुंबई की कंपनी ने जुमे को कहा था कि इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की इजाजत मिल गई है। कंपनी ने कहा कि फेबी फ्लू कोरोना के इलाज के लिए पहली खाने की दवा है जिसे मंजूरी दी गई है। इत्तला के मुताबिक यह दवा तकरीबन 103 रुपए फी टैबलेट की शरह से बाजार में दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन इमरजेंसी की तरह नहीं है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन का मुआवजा इमरजेंसी से नहीं किया जा सकता और लॉकडाउन के दौरान किसी मुलजिम के अज खुद जमानत का हक भी खत्म नहीं होता। एक और खबर है कि क्या वजीर आजम ने चीन को क्लीन चिट दे दी। इस सुर्खी के तहत खबर में बताया गया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने हफ्ते के रोज लद्दाख में चीन के साथ तसादुम के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या वजीर आजम ने चीन को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि वजीर आजम ने कहा है कि हिंदुस्तानी सरहद में कोई गैर मुल्की नहीं है। अगर ये सच है तो 5-6 मई को क्या हुआ? माजी में दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान तनाज़ा क्यों था? हिंदुस्तान ने अपने 20 फौजी क्यों खोए? साबिक वजीर दाखिला ने यह भी पूछा, अगर चीनी फौजियों की मुदाखलत नहीं है तो फिर 6 जून को कोर कमांडर की सतह की मीटिंग क्यों हुई? उन्होंने तंज करते हुए कहा कि क्या यह मुलाकात मौसम के बारे में थी। आलमी खबरों के सफा जहानुमा पर पहली सुर्खी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर है कि ट्रंप तारिकीन वतन का कानून खत्म नहीं कर सकते। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया फौरी तौर पर 7 लाख नौजवान मुहाजिरीन को तहफ्फुज देने वाले कानून को खत्म नहीं कर सकती। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन जी रॉबर्ट जूनियर ने अक्सरियती फैसला तहरीर किया। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि फैसला तरीक़ेकार की बुनियाद पर है और ट्रंप इंतजामिया उसका जायजा ले सकती है, ताहम इस कानून को खत्म नहीं कर सकती। इसी खबर के बॉक्स में अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी से कई लाख हिंदुस्तानी पेशावरों की नौकरियों को खतरा होने की खबर भी है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नए सदारती एलामिया पर दस्तखत किया है, जिसकी रूह से मखसूस पनाहगजीनों को ग्रीन कार्ड जारी करने पर 60 दिन की पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से लाखों हिंदुस्तानी की नौकरियों को खतरा लाहिक हो गया है। यूरोपीय पार्लियामेंट हर किस्म की नस्ल परस्ती की मजम्मत करती है। इस सुर्खी के तहत खबर है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा है कि पार्लियामेंट ने जुमे को 493 वोटों के साथ एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें पुलिस हिरासत में सियाह फाम अमेरिकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत और दुनिया में इस तरह के कत्ल की मजम्मत की गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमेरिकी इंतजामिया से नस्ल परस्ती और अदम मसावत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर होने की खबर भी सफे की बाई जानिब है, जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की जानिब से पेश की गई इस करारदाद में तेहरान पर जोर दिया गया है कि वो इंटरनेशनल एजेंसी के इंस्पेक्टरों को अपनी न्यूक्लियर तंसीबात तक रसाई दे।
ایجنسی کے اطمینان کے لیے اس کے انسپیکٹروں کے ساتھ بلا تاخیر مکمل تعاون کرے۔ بورڈ کے ارکان نے 25 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ اس قرارداد کو منظوری دی۔ فلسطینی انتظامیہ کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ خود مختار فلسطینی انتظامیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام اپنی زمین کی 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ رام اللہ میں فتح تحریک کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے فلسطینی انتظامیہ کے ترجمان نبیل ابو ردینہ کا کہنا تھا کہ غرب اردن کو مقبوضہ علاقوں میں ضم کرنے کے اسرائیلی فیصلے کے نتیجے میں پورے خطے کا امن و استحکام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امریکہ کے شام پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی خبر بھی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک نے بدھ کے روز شام پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے شام کے صدر بشار الاسد اور ان کی حکومت پر دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ تاہم یہ خدشات بھی موجود ہے کہ ان سے جنگ سے تباہ حال شام کی آبادی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان پابندیوں کا مقصد شام کے عوام کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اسد حکومت کے خلاف ایک معاشی اور سیاسی مہم کے ذریعے دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ تباہ حال عوام کے خلاف فوجی کارروائیاں بند کر دے۔ ناظرین، 21 جون 2020 کے اودھ نامہ کے صفحہ 3 پر وزیر اعلیٰ یوگی کی طرف سے وزیر اعظم مودی کے ذریعے آج غریب بہبود روزگار مہم کا افتتاح کیے جانے پر ان کا دلی استقبال کیے جانے کی خبر پہلی سرخی میں ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اطلاعات و داخلہ اونیش کمار اوستھی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعے آج غریب بہبود روزگار مہم کے آغاز پر ان کا دلی استقبال کیا ہے۔ انہوں نے اس مہم میں اتر پردیش کے 31 اضلاع کا انتخاب کیے جانے پر وزیر اعظم کے تئیں دلی شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی نے NCR کے اضلاع میں کووڈ-19 کے انفیکشن کی روک تھام کے لیے بہتر ایکشن پلان بنا کر نافذ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مسٹر اوستھی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ کووڈ-19 کی رینڈم چیکنگ میں اضافہ کیا جائے، منڈیوں میں بھی رینڈم چیکنگ کی جانی چاہیے، تمام اسپتالوں میں ترجیحی بنیاد پر کووڈ ہیلپ ڈیسک قائم کیا جائے۔ اونیش اوستھی نے بتایا کہ چیکنگ مہم کے دوران 31,74,33,906 روپے کا جرمانہ وصول کیا گیا ہے اور ریاستی حکومت کے ذریعے اب تک 56 ٹرینوں کے ذریعے 87,272 اینٹ بھٹا مزدوروں کو باعزت ان کے گھر بھیجا گیا۔ راجہ جھاؤ لال سدبھاونا مشن کے ترجمان علی میسم نے لکھنؤ کی تاریخی عمارتوں جیسے رومی گیٹ، امام باڑہ شاہ نجف، حضرت گنج میں واقع امام باڑہ سبطین آباد کے مین گیٹ کو اس آنے والی بارش سے بچانے کے لیے اپنی مہم کے حساب سے آج آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ترجمان مولانا یعصوب عباس سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ مولانا یعصوب عباس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تاریخی عمارتوں کی مرمت کرنے و حفاظت کرنے کی بات کی جائے گی۔ تاریخی عمارتوں کی حفاظت کے لیے جو بھی ممکن ہوگا وہ کیا جائے گا اور لکھنؤ کی شان ان تاریخی عمارتوں کو ایسے ہی مٹنے نہیں دیا جائے گا۔ پالی ٹیکنک چوراہے پر 5 لاکھ کی مارفین کے ساتھ ایک شخص کی گرفتاری کی خبر بھی اسی صفحے پر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ غازی پور پولیس نے آج پالی ٹیکنک چوراہے کے پاس سے 24 سالہ نوجوان کو 50 گرام مارفین کے ساتھ گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ مارفین پاؤڈر کے ساتھ گرفتار نوجوان بانس منڈی ڈالی گنج وزیر گنج کا رہنے والے عبد الملک کا بیٹا واحد ہے۔ اودھ نامہ کے صفحہ 7 پر جمعیت العلماء کے صدر مولانا ارشد مدنی کا بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہلی پولیس کی چارج شیٹ یک طرفہ اور متعصبانہ ہے۔ جمعیت علماء ہند انصاف دلانے کے لیے تمام قانونی طریقے اختیار کرے گی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق دہلی فسادات پر دائر دہلی پولیس کی چارج شیٹ کو یک طرفہ، متعصبانہ اور خاص ذہنیت کی تکمیل پر مبنی اور قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے تمام ممکنہ قانونی طریقے اختیار کرے گی۔ اس کے لیے وکلاء کی ٹیم بھی تشکیل کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے درمیان بھی خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف اپنے خفیہ ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ارباب سیاست کی طرف سے پولیس کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ مارشل RKS بھدوریا کا بیان سرخی میں ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لداخ مسئلے پر چین سے کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، تاہم ہندوستانی فورسز کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ فی الحال سرحد پر حالات معمول پر ہیں، اگر مستقبل میں صورتحال بگڑتی ہے تو اس کا سامنا کرنے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے تینوں مسلح افواج تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے غیر متوقع حملے میں ہمارے جوانوں کی جان گئی، لیکن کتنے بھی چیلنجز کیوں نہ ہو، ہم ملک کی خدمت کے لیے تیار ہیں، جو ہمارا اولین فریضہ ہے۔
مرکزی वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बयान में कहा कि राहुल को छोटी सियासत से ऊपर उठना चाहिए। खबर के मुताबिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हिंद चीन फौजी तसादुम मसले पर हुकूमत पर इल्जाम लगाने के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्हें छोटी सियासत से ऊपर उठकर मुल्क के मफाद में इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। कुल जमाती मीटिंग में वजीर आजम के बयान पर वजाहत के हवाले से सफा के दरमियानी हिस्से में शाये खबर में बताया गया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती मीटिंग में दिए गए बयान पर वजाहत देते हुए वजीर आजम दफ्तर ने कहा कि हकीकत में वजीर आजम ने यह बात जोर देकर कही थी कि गुजरे वक्त में इन चैलेंजों को नजरअंदाज किए जाने की रिवायत के बरखिलाफ अब हिंदुस्तानी फौज असल कंट्रोल लाइन की किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी की फैसला कुन तरीके से जवाब देती है। उन्होंने कहा था कि उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। कुल जमाती मीटिंग को यह भी मालूमात दी गई थी कि इस बार चीनी फौज असल कंट्रोल लाइन पर बड़ी तादाद में आई है और हिंदुस्तान ने भी उसी के मुताबिक कदम उठाया है। नाजरीन, दहाई का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होने की खबर है। इत्तलात के मुताबिक प्लेनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर N.C. रघुनंदन कुमार ने बताया कि जब सूरज और चांद एक दूसरे के सामने होते हैं तो मुकम्मल तौर पर सूरज ग्रहण होता है। उन्होंने बताया कि मुकम्मल सूरज ग्रहण सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर देखा जाएगा, जबकि ये जुज़वी तौर पर मुल्क के दीगर हिस्सों में भी देखा जा सकता है। सुबह 9:56 से शाम 2:29 तक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वक्तों पर इस सूरज ग्रहण को देखा जा सकेगा। इसी सफे पर BSF के जरिए कठुआ में मेड इन चाइना पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने की खबर भी शाये हुई है। इत्तलात के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों ने हफ्ते की सुबह कठुआ में बैनुल अक़वामी सरहद पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने और उससे कुछ असलहा और गोला बारूद के साथ ही अमेरिकी और चीनी साख्त की राइफलें और दस्ती बम बरामद करने का दावा किया है। आखिरी सफ़े का आगाज़ गुस्ताख सहाफ़ी को सख्त सज़ा दी जाए के बयान से हो रहा है। यह बयान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने एंकर अमीर देवगन के बारे में दिया है। उन्होंने कहा, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हम सब के लिए निहायत काबिल एहतराम शख्सियत हैं। उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला सहाफ़ी सख्त सज़ा का मुस्तहक है। इसलिए न्यूज़ 18, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला से पुरजोर मुतालबा है कि इस सहाफ़ी के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए ताकि कोविड-19 जैसी मोजी वबा से जूझता हुआ हमारा माशरा मजीद इंतशार का शिकार ना हो और इसमें फ़िरका वाराना हम आहंगी बरकरार रहे। इस खबर के बॉक्स में शिया उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद अली हुसैन खुम्मी का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नफरत का जहर फैलाने वाले लोगों को जीने का हक नहीं। सफ़े की दूसरी जानिब कोरोना वायरस, आलमी वबा और मुसलमान किताब का इजरा करते हुए डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी की खबर में तस्वीर शाये हुई है। इस किताब के मुरत्तिब मौलाना मोहम्मद नाजिम नदवी हैं। इस प्रोग्राम में डॉक्टर सईदुर रहमान ने कहा, कोरोना वायरस फैल रहा है और मरूरे वक्त के साथ इसमें शिद्दत आ रही है। इसके ताल्लुक से मशरिक़ व मगरिब के अहले नज़र के मुतादिद नज़रियात सामने आए हैं जिनसे मौजूदा आलमी मंजरनामे में चश्मपोशी करना नामुमकिन नहीं। इस एहसास के साथ मौलाना मोहम्मद नाजिम नदवी ने यह किताब मुरत्तब की है। सफ़े के दरमियानी हिस्से में अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान शाये हुआ है। मिस्टर यादव ने कहा, अब हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि मुल्क की सरहदों के साथ ही अवाम के एतमाद की भी 100% हिफाजत हो। इसी खबर में प्रोफेसर राम गोपाल यादव का कौल भी है, जिसमें उन्होंने कहा, जंग किसी भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये सिर्फ तबाही लाती है। लिहाजा अगर अमन की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और चीनी फ़ौजें हमारी सरहदों से पीछे नहीं हटती हैं तो ही जंग को आखिरी ऑप्शन के तौर पर मुंतखब किया जाना चाहिए और इस अरसे के दौरान हिंदुस्तान को अपनी अफवाज से पूरी तरह लैस होना चाहिए। बख्शी का तालाब इलाके में चल रहे मिट्टी के कान करने को लेकर दो फरीकों में देर रात तक जमकर मारपीट हुई। वारदात में 3 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। सुबह जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लखनऊ के जेर निगरानी चलने वाले तिब्बी इदारे इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज की तरफ से आयुष जोशांदा तकसीम किया गया। साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए कॉलेज के डॉक्टरों ने जानकारी भी फराहम की। इन खबरों के अलावा शाये खबरें हैं, यूपी में कोरोना वायरस से 507 अमवात। गुस्ताख अमीश के खिलाफ ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने गवर्नर को सौंपा मेमोरेंडम। 23 जून को शिया पर्सनल्लाह बोर्ड की मजलिस आमला का जलसा जूम ऐप पर ऑनलाइन होगा। और खतीब बंगाल मौलाना सादिक हुसैन ताबतसरा के नवासे सैयद अली नासिर
नासिर उर्फ अफरीदी मरहूम के साले सवाब की मजलिस 21 जून को रात 10 बजे मरकजी अज़ा यूट्यूब चैनल पर नश्र होगी। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadhnama.com पर लॉग इन करें। अवधनामा में शाये मज़ामीन का तारुफ नाज़रीन की पेश खिदमत है। अवधनामा के इदारती सफ़े का आगाज मासूम मुरादाबादी के मजमून से हुआ है। ये मजमून मौजूदा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तसादुम से मुताल्लिक़ है, जिसमें मजमून निगार ने वाज़ेह करने की कोशिश की है कि LOC और LAC के तसादुम में ज़्यादा खतरनाक क्या है। आप लिखते हैं, चीन के बारे में सभी को मालूम है कि वो एक बड़ी इक़्तिसादी और फौजी ताकत है और अमेरिका की हालत दिगरगू होने के बाद दुनिया के नक्शे पर चीन ही सुपर पावर बनकर उभर रहा है। दूरअंदेश लोग हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान को असल ख़तरा चीन से है, पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई मुआवजना ही नहीं है। सिर्फ एटमी ताकत के तौर पर ही पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकता है और बाकी किसी मामले में वो हिंदुस्तान के मसावी नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान को अपनी तवज्जो चीन से मिलने वाली सरहद पर मरकूज रखनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे सियासतदानों ने हमेशा ही पाकिस्तान को एक बड़े खतरे के तौर पर पेश किया है और उसे सबक सिखाने में ही बहादुरी समझी है। दरअसल इसके असबाब सियासी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरहद पर कशीदगी की फिजा दोनों मुल्कों के सियासतदानों को बहुत रास आती है और इसके जरिए वोटों की फसल उगाना भी आसान है। जब से मौजूदा सरकार इख्तिदार में आई है तब से उसकी तमाम तवज्जो पाकिस्तान पर ही मरकूज है और उसने अब तक दीगर महाजों पर नजर उठाकर भी नहीं देखा है। यही वजह है कि नेपाल जैसा छोटा मगर सदियों पुराना हमारा दोस्त हमें आंखें दिखाने की पोजीशन में आ गया है। चीन तनाज़े में देशभक्ति कहाँ गई? डॉक्टर आबिदुर रहमान का मजमून है, जिसमें वो लिखते हैं, चीन ने हमारे फौजियों को शहीद किया तो भी हर तरफ खामोशी छाई हुई है। सवाल ये है कि इस मामले में हमारा खून क्यों नहीं खौला, हमारी देशभक्ति जज्बाती और गुस्सा क्यों नहीं हुई? दरअसल इस मामले में हमारा तर्ज अमल सबूत है इस बात का कि हम जो देशभक्ति दिखाते हैं वो देशभक्ति नहीं बल्कि मुस्लिम मुखालिफत है, जो सरकार इसलिए दिखाती है ताकि हिंदू मुस्लिम करके सियासी फवायद बटोर सके। मीडिया इसलिए दिखाती है कि सरकार का काम आसान करे और अक्सरियती कम्युनिटी इसलिए दिखाती है कि जमीनी सतह पर मुसलमानों को रोब में लिया जा सके। सफ़े का आखिरी मजमून अनीस दुर्रानी का जितना मुमकिन था डर लिया मैंने करार पाया है, जिसमें मकाला निगार ने अपने गुज़िश्ता हफ्ते के कॉलम में शिकायत है मुझे यारब खुदा बंदाने मकतब से पर होने वाले एतराज़ात का जिक्र करते हुए मुसलमानों की कज फिक्री पर तनकीद की है और ज़माने की रफ्तार के साथ चलने की तलकीन की है। डॉक्टर परवेज शहरियार के जरिए किया गया राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने क्वारंटाइन का तज्जिया अदब जिंदगी सफ़े के बाला हिस्से पर मौजूद है, जिसमें तज्जिया निगार लिखते हैं, क्वारंटाइन को बाज़ नक़ादों ने बेदी की रमजियत और इशारियत पर महमूल करते हुए एक अलामत के तौर पर भी लिया है। ये वो खास जगह होती है जहाँ किसी किस्म की वबा को अवाम में फैलने से रोकने के लिए और उसके सद्देबाब के लिए लोगों को जबरन घरों से घसीट घसीट कर जमा किया जाता है। उनका इलाज मुआलजा होता है। अगर मरीज ठीक होने के बजाय मौत का शिकार हो जाता है तो उन्हें पेट्रोल डालकर किसी मजहबी रसूम के अदा किए बगैर इकट्ठा जला दिया जाता है। इस खौफ से लोग अपना मरज छुपाते हैं और उनका मरज इस वक्त पता चलता है जब किसी घर से घसीट कर मुतासरा शख्स की लाश बाहर लाई जाती है। प्रोफेसर कमर रईस ने इस अफसाने का ज़माने तख्लीक एक ऐसे ज़माने को ठहराया है जब हिंदुस्तान में बरतानवी साम्राज्य के जबर और तसल्लुत से आज़ादी की जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। उनका ख्याल है कि इस जंग की क़यादत बेशक बुर्जुआ या आला तबके के लोग कर रहे थे, लेकिन इसके हर महाज पर लड़ने वाले सिपाही गाँव, कारखानों और झोपड़ों से ताल्लुक़ रखते थे। वो इस नौ आबादियाती निज़ाम के हमा जहती इस्तेसाल का शिकार और उसके गुलाम थे। इस तनाजुर में प्रोफेसर कमर रईस प्लेग से इंसदाद के लिए बनाए गए क्वारंटाइन को एक अलामत के तौर पर देखते हैं। क्वारंटाइन भी राजेंद्र सिंह बेदी की शाहकार कहानियों में से एक नाकाबिल फरामोश कहानी है, क्योंकि बज़ाहिर ताउन ख़त्म हो चुका था, लेकिन माशरे में करप्शन और फसादात का सियासी करंतना इसके बाद भी जाबजा रूनुमा होता रहता था, जो ताउन से ज़्यादा खौफनाक और मुहलिक था। इस एतबार से देखा जाए तो कोरोना वायरस की शक्ल में आज पूरी दुनिया में इस वबा ने इंसानी रिश्ते को पामाल किया है। एहतियात के उन्वान से शाये होने वाले अफसाने की पहली किस्त राजीव प्रकाश साहिर की है, जिसका एक इख्तिबास इस तरह है।
वसीम मियाँ की गली हॉट स्पॉट थी। परिंदों को भी पर मारने की इजाजत नहीं थी। जरूरियात का सामान भी बंदिशों के साथ दस्तयाब था। वसीम मियाँ भी ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे और अपने कुनबे के साथ घर में कैद थे। रात के 9 बज चुके थे। देर रात तक गुलजार रहने वाली गली सुनसान पड़ी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जगमगाती गली शीशे की तरह साफ चमक रही थी। अजीब माजरा था। कोरोना के दौर में हवा, पानी और गली सब कुछ साफ सुथरा नजर आ रहा था, लेकिन इंसानियत का मसला ज्यों का त्यों ही था। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत की तहरीरें शाई हुई है। पहली तहरीर नजमुद्दीन फारूकी की है, जिसका उन्वान है वक्त के अहम तकाज़े। आप लिखते हैं, बरे सग़ीर में पिछले चंद बरसों में बज़ाहिर नए अक़ायद का इजाफा हुआ। बिलखुसूस चंद नाम निहाद उलमा की वक्तन फ़वक्तन जोशीली तकारीर का इसमें खासा दखल है, जो पहले टेलीविज़न और आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक तेज़ रफ्तारी से पहुँच जाती है। मुल्क हिंदुस्तान हो, अरब या अजम, 1400 बरस की तारीख़ में बुज़ुर्गों, अकाबरीन, आइम्मा, उलमाए किराम और आरिफीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की है, जो उन्हें विरासत में मिली है, जबकि नया तरीक़ा मसलक में मज़ीद इजाफे का मुतरादिफ है। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो शिया सुन्नी अक़ायद के अलावा 4 फ़िक़ही आइम्मा 4 मुख्तलिफ मसालिक की नुमाइंदगी करते हैं। हासिल गुफ्तगू यह है कि मुल्क के सियासी हालात को माजी और हाल के तनाजुर में नए सिरे से समझने की कोशिश करें। उनमें मुसलमानों के मसलकी इख्तलाफात जो रोज़े अज़ल से हैं का कोई अहम रोल नहीं। इन इख्तलाफात को हत्तल इम्कान दिल बर्दाश्ता हुए बगैर दूर करने की इज्तिमाई कोशिशें जारी रखें। मसलहत व हिकमत से काम लेते रहें। दूसरी अहम बात यह कि बरादरान वतन के साथ बिला इम्तियाज़ ज़ात बरादरी ताल्लुकात हमवार करें। बराबरी के रिश्ते हमवार करने की कोशिशें जारी रखें। वक्त के अहम तरीन तकाज़ों पर गहरी नज़र रखें। निज़ाम कुदरत की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर अमल करते हुए हर शोबे में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए पुख्ता इरादा, खुद एतमादी, कड़ी मेहनत और लगन, हार माने बगैर ता दम आखिर जारी रखें। सफ़े की दूसरी तहरीर चांद, सूरज गहन और इस्लामी अक़ीदा ए आज़ाद कासमी की है, जिसमें मकाला निगार रकम तराज है। इस्लामी नुक्ता नज़र से सूरज गहन खुदा की कुदरत कामला का ज़हूर है। इस्लाम में सूरज और चांद गहन का जो तसव्वुर है वो साइंसी हकीकत के ऐन मुताबिक है, क्योंकि कुरान पाक और मुतअद्दिद अहादीस में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि सूरज और चांद खुदा के मुअय्यन करदा रास्तों पर सदियों से गर्दिश में है। एक पल के लिए भी मुतअय्यना मदार से इधर उधर नहीं होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सूरज और चांद गहन अल्लाह ताला की कुदरत कामला का मुज़ाहिरा है और बस। ना ये कोई वबा का पेश खेमा है और ना ही किसी नहुसत का सबब है, जैसा कि बहुत से लोग बेशुमार तवहमात को इससे जोड़ देते हैं और बदएतिक़ादी का इजहार करते हैं। तीसरी तहरीर शिबा कौसर की है, जिसमें उन्होंने माशरे में उस्ताद की अजमत पर रोशनी डाली है। मजमून का यह इक़्तिबास मुलाहिज़ा फरमाएं। आज के असातिज़ा भी कारोबारी हो चुके हैं और अपनी अजमत को भूल चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दौलत कमाना बाकी रह गया है। तलबा के तालीम और किरदार साजी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सच तो यह है कि इस मैदान में बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी की गरज से आ गए हैं। उन्हें पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है और यहीं से तालीम का ज़वाल शुरू होता है। हमारे ख्याल से ये पेशा दूसरे पेशों से अलग है। इसमें वैसे ही लोगों को अपना कदम बढ़ाना चाहिए जिनके अंदर मालो दौलत से ज्यादा इल्म की अहमियत हो। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के बांसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी का 6 महीने पहले बना बाउंड्री वाल पहली बरसात में ध्वस्त हो गया। स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में बनाया गया मानक विहीन बाउंड्री वाल धराशायी हो गया, जो स्वास्थ्य महकमे के निर्माण के मानकों की पोल खोल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीमा राय से पूछने पर उन्होंने बताया कि यह जानकारी मेरे संज्ञान में आई है। वहाँ का कार्य आधा अधूरा किया गया है। इस पर ठेकेदार द्वारा दोबारा बाउंड्री बनवाई जाएगी। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के चलते विभिन्न रूटों पर बंद सेवा फिर से बहाल हो गई है। अब अकबरपुर से टांडा होते हुए लखनऊ और अकबरपुर से बनारस जाने के लिए यात्री अकबरपुर डिपो की बस से जा सकेंगे। बस सेवा फिर से शुरू करने को खासकर बनारस जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। ARM अकबरपुर कमाल अहमद ने बताया कि अकबरपुर से टांडा होते हुए लखनऊ के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी गई है। इसके लिए पहली बस रोज सुबह 6 बजे व दूसरी बस सुबह 7 बजे टांडा होते हुए लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षा की तर्ज पर अब ECC इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सेमेस्टर परीक्षा कराएगा। यह निर्णय गुरुवार को हुए परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही अगस्त के तीसरे वीक में परीक्षा करवाने की तैयारी है। यदि इस बीच हालात कंट्रोल नहीं हुए तो परीक्षार्थियों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा।
अयोध्या में केटी पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में अयोध्या धाम समिति द्वारा पिता दिवस फादर्स डे कार्यक्रम का आयोजन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अवध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज दीक्षित रहे। कार्यक्रम का संचालन संजय महिंद्रा व संयोजन सुप्रीत कपूर ने किया। संरक्षक के रूप में साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्रिंसिपल व शिक्षाविद डॉक्टर HB सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुलपति को स्मृति चिन्ह भी दिया गया। देवरिया में शनिवार को ग्रामीण इलाकों में ANM सब सेंटर्स पर स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस VHND का आयोजन किया गया। फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गर्भवती व बच्चों का टीकाकरण किया गया और साथ ही गर्भवती महिलाओं को आयरन व कैल्शियम की गोली दी गई। गोरखपुर में कैंट थाना प्रभारी रवि कुमार राय ने 4 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से 100 ग्राम गांजा, तमंचा, कारतूस व चाकू बरामद किया गया है। ये जानकारी सर्कल ऑफिसर कैंट सुमित शुक्ला ने कैंट थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही ये यात्रियों को अपना निशाना बनाते थे। लखीमपुर खीरी में गौरी फंटा बॉर्डर पर भारत और नेपाल के सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों के मध्य समन्वय सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में दोनों देशों के अधिकारियों ने एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया। बैठक का सफल संचालन SSB कमांडेंट 39वीं बटालियन मुन्ना सिंह ने किया। बैठक में निर्धारित एजेंडा पर बिंदुवार चर्चा हुई। इस दौरान भारत की ओर से मृतक कोविड संक्रमित नेपाली नागरिक को भारत की भूमि में दफनाए जाने पर भी चर्चा हुई। सोनभद्र में जिलाधिकारी कार्यालय पर होने वाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जिले में लगातार बरसात के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और अपने 13 सूत्रीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबंधित मांग पत्र को ईमेल के जरिए भेजा। जिला पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए चेहरे पर मास्क का उपयोग करते हुए पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों को वापस लेने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, सबको राशन सबको काम करने की मांग करते हुए लगातार नारे लगाते रहे। अलीगढ़ में फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर AMU की जैन मेडिकल कॉलेज की नर्स के अश्लील फोटो अपलोड कर दिए गए। नर्स के दोस्तों को मैसेज भेजकर रुपयों की डिमांड की जा रही है। नर्स ने DM से शिकायत कर न्याय दिलाने की उम्मीद लगाई है। आजमगढ़ में 2020 में हुई यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान जिले में 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। DIOS ने कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान के लिए केंद्र व्यवस्थापकों से बिल मांगे थे, लेकिन कई परीक्षा केंद्रों ने बिल उपलब्ध नहीं कराए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 8 विद्यालय के प्रधानाचार्यों का वेतन रोकने की कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय लोक दल कानपुर ने जिलाधिकारी कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर JS सरोज को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ज्ञापन दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक दल के प्रांतीय प्रवक्ता सुरेश गुप्ता ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, तो फिर देश में कीमतों में वृद्धि क्यों? नगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने कहा कि लॉकडाउन ने जनता को हिलाकर रख दिया है। किसानों की कमर टूट गई है, ऊपर से डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसानों की समस्याओं में और वृद्धि कर दी है किसके तखय्युल का शहकार अवधनामा, हर दिल की तमन्ना है अखबार अवधनामा।